बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखें, ये बता देती हूँ मैं आपको कि प्रोटीन का कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है। अमीनो एसिड मैंने आपको बता ही दिया था कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है। अमीनो एसिड मिल करके फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो बड़ा बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है प्रोटीन, इजंट इट। अब ये अमीनो एसिड किस तरह से लिंक हो रहे हैं उस बेसिस पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट मे बी प्राइमरी, it may be secondary, then tertiary and quaternary। ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, सिर्फ ये डिपेंड इस बेसिस पे करते हैं ये डिस्क्रिप्शंस कि जो लिंक हैं, लिंकेजेस कितने हैं, प्रोटीन्स कितने इकट्ठे हो रहे हैं, और तब जा कर के वो रिजल्ट कर रहे हैं फाइनल स्ट्रक्चर में। तो बस कॉइलिंग होता चला जाता है, जितना कॉम्पैक्ट होता जाएगा स्ट्रक्चर उतना ही प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी एंड फाइनली क्वाटरनरी बनता चला जाएगा। जब ओपनिंग की बात आएगी तो उल्टा चलेगा। क्वाटरनरी क्योंकि बिल्कुल एक कोएगुलेटेड मास बन जाता है, बिल्कुल एक बॉल का जैसा स्फीरोइडल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको अगर ओपन करेंगे तो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी को ओपन करेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी को ओपन करेंगे प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी बेसिक यूनिट है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो जो बेस है, जो ये सारी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी यूनिट्स अगर खुलेंगी तो अल्टीमेटली प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऊन का गोला आपने देखा होगा, एक ऊन लंबा सा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, उसको आप रैप करते जाएंगे तो एक गोला बन जाता है, इजंट इट। सेम वे यहाँ पर होता है। तो क्वाटरनरी इज समवॉट दैट वूल बॉल, एंड जो ओपन अप स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम बेसिक जल्दी से इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं प्राइमरी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपको प्रॉपर सीक्वेंस बताता है कि अमीनो एसिड का बेसिक लिंक कैसा है, कौन कौन से अमीनो एसिड आपस में मिलकर के फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रोटीन का, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिफिक या बेसिक स्ट्रक्चर देता है, ये आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस के बारे में बताएगा। You get idea about the sequence of the amino acid used in forming that particular protein, ठीक है। और एक और खास बात है वो ये है कि any change in primary structure, अगर किसी तरह से अगर कोई चेंज इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो जाता है, results in the formation of a new protein। इसका बहुत डिटेल मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, तो आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसी की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोटीन पहचाना जाता है। अगर इसके सीक्वेंस को रीड आउट करते वक्त कुछ ज़रा सी भी गलती आ जाएगी तो आपका एक नया प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। तो एक छोटा सा भी अगर इसमें चेंजेस आ गया ना तो वो आपके प्रोटीन को चेंज कर सकता है। एक और पॉइंट है वो ये है कि प्राइमरी में बहुत सारी तरीके की लिंकेजेस नहीं होती हैं, अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड लिंकेज। जो अमीनो एसिड को लिंक करता है ना, पेप्टाइड लिंकेज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं। बहुत कम लिंकेजेस हैं, तो थोड़ी सी डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं, जिनकी वजह से ये एक लंबा सा इस तरह से स्लेंडर स्ट्रक्चर बनता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप कॉइल अप करना शुरू कीजिए। आप कॉइलिंग दो तरीके से कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कार्बन, ये जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं इनके अलावा भी कोई नई लिंकेजेस आ जाएंगी, इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर आप इसको इस तरह से स्प्रिंग की तरह से कॉइल अप करते जा रहे हैं तो ये बनता है अल्फा हेलिक्स। इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस तरह से कॉइल अप होता जा रहा है। एंड इसमें ये जो कॉइल्स है ना, इनके बीच में यहाँ पे ये जो मैंने डॉट 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 बनाया है, ये इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही स्ट्रक्चर की कॉइल्स के बीच में। तो यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आपने देखा डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनी तो सिर्फ प्राइमरी बना। डाइसल्फाइड लिंकेजेस के अलावा अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई तो वो रिजल्ट करता है आपका सेकेंडरी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो ऐसा स्प्रिंग तरीके का है। और क्योंकि आपको पता है अगर स्प्रिंग फॉर्म में होता है कुछ तो वो शॉक एब्जॉर्बर की का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रेचिंग एबिलिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जहाँ प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेचेबल नहीं है, ये स्ट्रेचेबल है। इट इज स्ट्रेचेबल ड्यू टू कॉइलिंग। ये कॉइलिंग जो है ये इसको स्प्रिंग का सा काम करके देती है, और इसकी वजह से ये लॉन्ग भी हो सकता है एंड वापस से अपनी शेप को रिगेन भी कर सकता है।
इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं केराटिन, आपके हेयर में जो होता है, तो हेयर स्ट्रेचेबल है, थोड़ा कुछ इलास्टिसिटी उसमें होती है, तो ये इलास्टिसिटी कॉइलिंग की वजह से होती है। मसल्स आपकी स्ट्रेचेबल हैं, तो मायोसिन नाम का प्रोटीन जो होता है इन मसल्स, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो केराटिन और मायोसिन जो है ये सेकेंडरी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, और वो भी सेकेंडरी प्रोटीन कौन सा, अल्फा हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर। पर अगर ये अल्फा हेलिकल इस तरह से नहीं बने, इसमें इंस्टेड ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इंटरमोलिकुलर जानते हैं आप, दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो इंट्रा थी, इंट्रा माने एक ही के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर देगा। प्लीट्स बनाते हैं ना, जैसे हम रैप अप करते हैं, कभी साड़ीज को रैप अप कर रहे हैं या दुपट्टा आप लोग रैप अप करते हो तो वो प्लीट बनाते हो, ऐसा ही इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड, या बेटर टू से टिन शेड। अगर आपने देखा हो कवरिंग के लिए टिन शेड लगा हुआ होता है, तो टिन शेड जिगजैग फॉर्म में होता है। तो अगर इस तरह का है कि एक प्रोटीन तो इस तरह से है, दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल ये है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जिनकी वजह से ये लेयर की तरह से एक के पास एक स्टैक्ड अप है, ये कॉइल बना रहा है, स्प्रिंग का स्ट्रक्चर है, और ये लेयर्स जो है आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टैक्ड अप है। अगर ऐसा बनता है तो इसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिकल या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर दोनों के दोनों रिजल्ट करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन में, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये, और दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बस इतना फर्क है कि एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी स्ट्रेचेबल ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में बीटा प्लेटेड तब बनता है, मतलब अगर हम पॉसिबिलिटी देखना चाहें तो मैंने आपको अमीनो एसिड बताया था, अमीनो एसिड में ये बताया था सर्टेन क्या चीज़ें हैं, बीच में एक कार्बन, एक तरफ में एन टर्मिनल, एक तरफ में सी टर्मिनल, एक हाइड्रोजन, ये तीन तो सेट हैं। चौथा जो है वेरिएबल वो है आर। अगर आर की जगह पे कोई छोटा सा ग्रुप है तब तो बीटा प्लेटेड बनता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन आर इज स्मॉल, तो आर स्मॉल ग्रुप है ना, तब तो आप बीटा प्लेटेड बनाएंगे क्योंकि ये लेयर्स पास पास स्टैक हो सकती हैं, इस आर की वजह से हिंडर नहीं करती हैं। लेकिन अगर आर बड़ा है तो आपका अल्फा हेलिकल बनता है। तो बस सीधी सी बात है, आर पे डिपेंड करेगा। व्हेन आर इज स्मॉल यू गेट बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, एंड इफ आर इज बिगर ग्रुप, बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं, तो आपको मिलता है अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख भी सकते हैं अगर देखना चाहें। ये देखिए यहाँ पे ये वाला है प्राइमरी, ऑल कैन सी है ना, ये स्ट्रैंड की फॉर्म में है, एक लंबी स्ट्रैंड की फॉर्म में। यही स्ट्रैंड अगर ऐसे कॉइल अप हो गई और इसके बीच में देखो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ऐसे करके अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, तो ये कहलाएगी अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना। और अगर अल्फा हेलिकल नहीं और इस तरह का बनता है, इस तरह की लेयर्स होते हैं और इनके बीच में बनता है, तो ये कहलाएगा आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। बट अल्फा हो या बीटा प्लीटेड हो, दोनों के दोनों सेकेंडरी हैं क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अगर बॉन्डिंग्स और ज़्यादा इंटेंस होती चली जाती है, मतलब बहुत सारी तरीके की बॉन्डिंग्स आती हैं, बीटा प्लीटेड का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। बीटा प्लीटेड का एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे सिल्क, बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल है सिल्क, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल सिल्क। सिल्क में जो प्रोटीन होता है वो है फाइब्रोइन, तो ये फाइब्रोइन जो है ये बीटा प्लेटेड है। मायोसिन जो मसल्स में होता है, केराटिन जो हेयर में होता है, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है आपका। तो बट दोनों के दोनों सेकेंडरी हैं, ठीक है। कॉइलिंग बढ़ा दीजिए, ये देखिए अब यहाँ पे ये कॉइलिंग चल रहा है और ये ऊपर की तरफ भी आ गया, अब इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो गई, एंड और भी कई तरीके की बॉन्डिंग्स आ गई। तो अगर आपके पास अब बहुत सारी तरीके की बॉन्डिंग्स आ रही हैं और ये कॉइल और उलझता चला जा रहा है, तो रिजल्ट्स इन टर्शरी। एंड अगर कॉइलिंग इतनी बेतहाशा बन जाए कि बिल्कुल एक बॉल का सा स्ट्रक्चर ले ले, स्फीयर की फॉर्म में आ जाए, तो ये बनता है क्वाटरनरी। तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल्स की डिफरेंसेस में ले लेते हैं, है ना। आपको बीटा प्लेटेड और ये बता ही दिया है मैंने, इसके बीच में ये बता दिया कि एक में इंटरमोलिकुलर है और एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनके एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। लेट अस कम टू द टर्शरी वन।
टर्शरी जो है यहाँ पर बॉन्डिंग्स बढ़ जाती हैं। अब आपके पास में सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज नहीं रहा, सिर्फ डाइसल्फाइड लिंकेजेस नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके अलावा भी आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको इंटेंस बाइंडिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग मिल रही है। और ये जो इंटेंस बाइंडिंग है वो आ रही है ड्यू टू, अब कौन कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो देखिए। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर, इंट्रा, सब तरीके के आएंगे ये, ठीक है। एक आएगा डाइसल्फाइड लिंकेज जो कि प्राइमरी में था, ये दो तरीके के लिंकेजेस तो हैं ही हैं, साथ में आपके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। एंड इन तीन के अलावा चौथे टाइप के फोर्सेस और आएंगे, वो होंगे डाइपोल इंटरैक्शंस। तो मतलब इतने सारे इंटरैक्शंस आ गए जिसकी वजह से वो बाइंड अप हो जाता है। ये 4 तरीके के इंटरैक्शंस आए। तो हमने देखा धीरे धीरे इंटरैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाले में सिर्फ डाइसल्फाइड, फिर आपके पास आया इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद में आपके पास वैन डर वाल्स भी आ गया और डाइपोल इंटरैक्शंस भी आ गए। इतने सारी तरीके के फोर्सेस की वजह से वो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। एंड यही कॉम्पैक्टनेस अगर बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बनता है क्वाटरनरी। मतलब एक तो ऐसा टर्शरी था, एक और टर्शरी इधर था, एक और टर्शरी, एक और टर्शरी, अब ये आपस में भी लिंक्ड अप है एंड बड़ा सा एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर इस टाइप का बनता है तो दिस रिजल्ट्स इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको। एक टर्शरी का ऐसा कुछ नहीं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी का टुगेदर ले लेते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ हेमोग्लोबिन, टर्शरी में आपके पास इंसुलिन भी आ जाता है ना। तो ये धीरे धीरे करके मतलब और ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाते हैं। उस बेसिस पे आपके पास ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन के आता है। प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड के लिंकेजेस के बेसिस पे हम प्रोटीन को 4 तरीके का बताते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो यहाँ पर तो आपके स्ट्रक्चर्स आए हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो है जो अमीनो एसिड के लिंकेजेस से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये प्राइमरी है, बहुत खुला खुला है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता जा रहा है तो सेकेंडरी बनता जा रहा है, और ज़्यादा लिंकअप हो गया, टर्शरी बन गया। अब इधर देखिए 2 ब्लू में है, ये 2 येलो में है, सब एक साथ मिलके आपको इंटेंस बॉन्डिंग दे रहे हैं एंड रिजल्ट्स इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बस कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज होते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड का एक सेट पैटर्न होता है, एक सेट सीक्वेंस होता है, अरेंजमेंट होता है ना। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाए, है ना, जैसे ये तो जो प्राइमरी वाला स्ट्रैंड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये आपको एक प्रॉपर बेसिक सीक्वेंस देता है और ये एक नेटिव फॉर्म है। नेटिव माने ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ओके। एंड यही डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोटीन की एक्टिविटी कैसी होगी, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी, वो कैसे बिहेव करेगा, ये सब डिपेंड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर इस नेटिव फॉर्म में प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस, लाइक चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पीएच में चेंजेस हो गए, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो गए। अगर यहाँ कोई भी तरीके के मतलब या तो फिजिकल या केमिकल चेंजेस को सब्जेक्ट होता है ये नेटिव फॉर्म, व्हेन दिस नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में आपके पास आया टेम्परेचर में चेंजेस, या आपने पीएच चेंज कर दिया, या आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया, तो जो नेचुरल या नेटिव फॉर्म है प्रोटीन का वो चेंज हो जाता है। एंड दिस चेंज इन द नेटिव फॉर्म इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसका नेचुरल जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज हो जाए। एंड ये सारी जो चेंजेस हैं, टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, या पीएच चेंज कर दिया, या आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, खुल जाते हैं ग्लोब्यूल्स। क्वाटरनरी जो है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके प्राइमरी में आ जाएगा। एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क में जो प्रोटीन है वो दही में डिफरेंट आता है। मिल्क का प्रोटीन अलग है, दही का प्रोटीन अलग है। दही का प्रोटीन हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, मिल्क का प्रोटीन हम जो एडल्ट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में उसका डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, रेनिन नहीं है, इसीलिए मिल्क अगर हम पीते हैं तो वो यूजलेस है। बट अगर आप कर्ड लेते हैं तो कर्ड इज
फार बेटर और वो आपके लिए बहुत एसेंशियल भी हो जाता है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में आपने देखा प्रोटीन का जो नेचर है वो चेंज हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ एन एग, अगर आप एग को बॉईल करते हैं तो आपको क्या लगता है, सेम रहता है क्या? जब एग लिक्विड फॉर्म में होता है, जो शेल के अंदर में होता है, उस समय उसका बहुत कॉइल्ड अप स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अभी बताया था ना आपको कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में से कोई सा भी हो सकता है। अगर आपने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज होते ही जो इस तरह का कॉइल्ड अप स्ट्रक्चर था, उसके बीच में जितनी भी बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग सारी सारी टूट जाती है। टूट कर क्या होगा, वो खुल करके एक लंबा सा स्टैंड बन जाएगा। और जैसे ही अनकॉइल हो गया, अनकॉइलिंग हो गई, तो वैसे ही एग जो है वो एक स्टिफ वाला सा फॉर्म बना लेता है, जो आप बॉईल करने के बाद आप देखते हो, है ना। और ये रिवर्ट बैक नहीं किए जा सकते। बॉइलिंग ऑफ एन एग, बॉईल करने के बाद आप एग को अपनी पुरानी फॉर्म में ले आओ, नहीं ला सकते। मिल्क का कर्ड बनाने के बाद अगर आप वापस से मिल्क बनाना चाहो, आप नहीं बना सकते। तो ज़्यादातर डीनेचुरेशन वाली प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है, पर कुछ एक रिवर्सिबल भी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा वो बच्चे पढ़ेंगे जो डिटेल में बायोलॉजी लेके चल रहे हैं ना। बट यहाँ पर ये वाली प्रोसेसेस इरिवर्सिबल हैं, क्योंकि अनकॉइल हो गया। अब वो जो अनकॉइल हुआ है, जो बॉन्ड टूटे हैं, उन बॉन्ड्स को हम दोबारा बना नहीं सकते इस वजह से। तो मतलब सीधी सी बात है कि डीनेचुरेशन की जब बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। 2 डिग्री 3 डिग्री जैसा भी स्ट्रक्चर हो, वो सारे के सारे 1 डिग्री में बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू अनकॉइलिंग। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी है, तो इस पूरे पोर्शन को ही अंडरलाइन कर लें आप।